सो इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में आपका वेलकम। और ये हम जो पूरी क्लास है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में रखेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, तो उसके बाद कोई भी टेस्ट आ जाए, कोई भी एमसीक्यू आ जाए, वो बहुत आराम से निकल जाता है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर हमें रट्टे मारने पड़ते हैं, फिर हमें याद करना पड़ता है किसने क्या थ्योरी दी थी, क्या सही था, क्या एमसीक्यू में आएगा। तो हमें बेसिक्स क्लियर करने ज़रूरी होते हैं। एक बार आपकी थ्योरी अच्छी है ना, तो कोई एमसीक्यू, कोई नॉलेज टेस्ट, किसी तरीके का भी टेस्ट है, आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हम कवर करेंगे डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है कि भाई असल में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती क्या है। फिर इम्पोर्टेंस देखेंगे कि भाई स्टडी करनी क्यों ज़रूरी है इकोनॉमिक्स की। अब मेरा मानना यह है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी सिर्फ इकोनॉमिस्ट को करनी ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ नेशंस को, या फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाते हैं उनको ही ज़रूरी नहीं है, या जो बिजनेस चलाते हैं उनको ज़रूरी नहीं है, सबको ज़रूरी है। आप देखेंगे सिर्फ पेपर क्लियर करने के हिसाब से अगर आप इकोनॉमिक्स सीखने बैठेंगे तो आपका जो नज़रिया इकोनॉमिक्स को देखने का वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। पर अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करेंगे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को और उससे सीखेंगे कि हमें क्या चाहिए, तो आपको इकोनॉमिक्स ना कि सिर्फ समझ में आएगी, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है देखना कि इकोनॉमिक्स की स्टडी इम्पॉर्टेंट है क्यों। और तीसरा है कि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो भी देखेंगे क्या क्या ब्रांचेस हैं जिसको हम अगले लेक्चर्स में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बारे में कुछ, मेरा नाम राज है। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर बाय प्रोफेशन। ये मेरा प्रोफेशन है। मैंने जीजीएस आईपीयू के बहुत कॉलेजेस में पढ़ाया है, और साथ ही साथ भारतीय विद्यापीठ में मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ। और इससे पहले मैं बैंकर था। आई वॉज इन पब्लिक सेक्टर, स्केल 1 ऑफिसर था मैं, और कैनरा बैंक में मैं काम कर चुका हूँ। और साथ ही साथ मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, और आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादातर मैंने काम करा है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी रहा है। और मेरे पास एक कैनेडियन एजुकेशन भी है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को से रिलेटेड है। तो ये मेरे बारे में। आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से। देखिए, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए हमें डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं या जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के बारे में, उन्होंने क्या कहा है वो सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले है एडम स्मिथ। जिसने भी इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है उसे एडम स्मिथ का नाम पता होना ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो जो एडम स्मिथ ने बोला है वो सही है। कई इकोनॉमिस्ट इससे डिसएग्री करते हैं, कई इकोनॉमिस्ट इनसे एग्री करते हैं, पर इनका नाम होना ज़रूरी है। जब भी एडम स्मिथ की बात आएगी तो नेशंस की बात आएगी। एडम स्मिथ की जो सारी थ्योरीज हैं इकोनॉमी को लेकर, वो वेल्थ ऑफ नेशंस पे है, कि कैसे नेशंस अमीर होते हैं और कैसे क्या क्या करना चाहिए जिससे वो वेल्थ बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आप वेल्थ ऑफ नेशंस कहीं सुने तो एडम स्मिथ का नाम आना ही है। उन्होंने ये आप अब डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन कहते हैं हम इसको, जो एडम स्मिथ ने दी है। इससे हम आगे चलें तो एल्फ्रेड मार्शल थोड़ा और एक्सपैंड कर देते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को। देखिए, वेल्थ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाता है कि भाई कैसे वेल्थ बढ़ाई जा सकती है नेशन की, कैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाई जा सकती है नेशन में। पर एल्फ्रेड मार्शल का मानना थोड़ा इससे आगे है। वो कहते हैं कि ना कि आप सिर्फ एक साइड से इकोनॉमिक्स को देखिए, आप दूसरी साइड से भी देखिए। ये एक सोशल साइंस भी है। आप ये भी देखिए कि एक मैन का एक्शन क्या है सोसाइटी में, उससे भी डील करती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि ये कहना चाहते हैं कि भाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस ऑफ मैन्स एक्शन इन सोसाइटी। देखिए, मैन की कोई वांट्स हैं, वो कुछ पाना चाहता है, कुछ उसकी हसरतें हैं जिसमें वो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदता है, या फिर कोई नौकरी पे जाता है, या वो पैसा कमाता है, या उससे कुछ लाता है। अगर हम उसको भी ढंग से स्टडी कर लें, साथ में हम ये स्टडी कर लें कि एक नेशन कैसे चलता है, तो इनका मानना ये है कि भाई आप इकोनॉमिक्स की पूरी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इनके प्रिंसिपल ज़्यादातर इन दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं।
आगे चलते हैं तो लायनल रॉबिन्स जो हैं वो इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिए सिंपल सी बात है, बहुत रिसोर्सेस की स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी का मतलब कमी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और रिसोर्सेस बहुत कम है जो इन सब लोगों में बांटने हैं। तो अगर आप ये रिलेशनशिप को समझ गए कि भाई आपके पास स्केर्स रिसोर्सेस है और उसको यूज करना है और कैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं उसको पाने के लिए, तो आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। तो अगर इनकी डेफिनेशन देखें, जिसे हम स्केर्सिटी डेफिनेशन भी कहते हैं, देखिए नाम याद रखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की तरफ है, मैंस एक्शन जो है वो एल्फ्रेड मार्शल की तरफ है, और अगर आप स्केर्सिटी की बात करें तो लायनल रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी है। तो अगर सिर्फ डेफिनेशन पे जाएं तो हम ये वो कहते हैं कि ये साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर पकड़ती है, रिलेशनशिप पता करती है एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स में। स्केयर्स का मतलब है बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं, स्केयरसिटी है, और इंसान जो है, जो ह्यूमन है, वो कैसे बिहेव करता है उन कम चीज़ों को पाने के लिए। तो उसके लिए हम लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन देख सकते हैं या इनका पूरा वर्क समझ सकते हैं। अगर हम आगे चले तो थोड़ा आज का जो इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक्स को कैसे देखता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है कि कैसे लोग, ना कि सिर्फ लोग, उसके साथ सोसाइटी जो कि मनी यूज कर सकती है या नहीं यूज कर सकती, स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को कैसे पाती है। तो देखिए इन्होंने सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया इसमें। इन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ ह्यूमंस की या इंडिविजुअल्स का बिहेवियर मत देखिए, उनको मत पढ़िए, साथ में सोसाइटी का बिहेवियर भी देखिए। और कभी कभार आप जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी कमी है रिसोर्सेस में, उसको पाने के लिए कभी कभार मनी यूज करते हैं, कभी कभार ऑल्टरनेटिव मीन्स यूज करते हैं, कभी कभार आप कुछ और चीजें यूज करते हैं जिससे आप सोसाइटी आपस में चीजें बांटती है। हर बार मनी जरूरी नहीं है कि एक तरीका है। देखिए अगर सोचिए एक कंट्री है, उस कंट्री में कुछ चीज़ें लोगों को मुहैया करानी ज़रूरी है। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में आपको लोगों को खाना देना है। अब सबके पास वो खाना नहीं है, वो भी तो एक तरह का रिसोर्स है, और सबके पास पैसे भी नहीं है उस खाने को लेने के लिए। तो एक कंट्री डिसाइड करती है कि यार इस पे पाने के लिए इन लोगों को बहुत, क्योंकि असेंशियल कमोडिटी है, हम दे देते हैं पैसा, ये चाहे इनके पास हो या ना हो, तो हम फ्री राशन स्कीम लगाते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के तहत किया जाता है। अब इसमें देखिए मनी यूज नहीं हुई है, पर फिर भी एक सोसाइटी ने डिसाइड करा है कि ये जो स्केर्स मीन्स हैं वो कैसे बांटे जाएं। तो अगर आप पॉल सैमुएल्सन की डेफिनेशन देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई पीपल और सोसाइटी कैसे चूज करती है कि स्केर्स रिसोर्सेस को आपस में बांटना है। तो अभी आप समझे, हमने 4 इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करी, 4 डेफिनेशंस के बारे में बात करी है। अब देखिए अगर आप नेशंस की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे ऊपर की बात करते हैं, तो सबसे अर्ली डेफिनेशन है तो एडम स्मिथ की बात आती है। नेशन के साथ अगर आप मैन को मिला लेते हैं तो फिर एल्फ्रेड मार्शल आ जाते हैं। अगर आप पीछे जाएं और मैन के साथ स्केर्स रिसोर्सेस को भी मिला लेते हैं तो लायनल रॉबिन्स की बात होती है। और अगर आप इन सबको मिला लेते हैं तो पॉल सैमुएल्सन की डेफिनेशन सबसे फिट बैठती है। अब असल में इकोनॉमिक्स, इन सब इकोनॉमिक्स में हमने डेफिनेशन दे दी, पर इकोनॉमिक्स हम कैसे समझ सकते हैं? तो इकोनॉमिक्स जो है वो सब कुछ है, वो एक सोशल साइंस है। इसका क्या मतलब है? वो ये पता करती है कि भाई ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, कैसे जो चीज़ें उनको चाहिए उसको पाने के लिए अपनी एफर्ट यूज करते हैं एक सोसाइटी में। फिर एक स्केर्सिटी के ऊपर भी इसका पूरा असर है। देखिए रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी में ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। प्रोडक्शन सिर्फ उतनी ही होती है जितनी डिमांड है, जितना लोगों को चाहिए उतना ही तो बनेगा जितना लोगों तक जाएगा। तो जो वो कम बन रहा है और लोग बहुत ज़्यादा हैं और सबके पास पैसे वगैरह नहीं है, या सबके पास क्या एफर्ट वो दे सकते हैं जिससे वो कम चीज़ें लोगों तक पहुंचे, तो उसे भी हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कहते हैं। अब वो कैसे पहुंचती है, रिसोर्स एलोकेशन हमने कैसे करनी है,
कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लोग उसे कंज्यूम करें, उसकी स्टडी को भी हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये रिसोर्स एलोकेशन पे भी फोकस करती है, ये वेल्थ एंड वेलफेयर पे फोकस करती है। अगर एक नेशन है, एक देश चल रहा है, तो देश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देश का जो बेसिक आइडिया है, वो ये है कि उसके अंडर, उसकी बाउंड्री के अंदर जितने लोग रहते हैं वो खुश रहें, उनके पास इतने मीन्स हो कि वो अपनी जितनी भी वांट्स हैं या फिर नेसेसरी, एटलीस्ट जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो नेसेसरी चीज़ें चाहते हैं, वो फुलफिल होती रहे। तो वो नेशन अपनी वेल्थ कैसे बढ़ाएगा, अपने पास जितनी भी उसके पास रिसोर्सेस हैं उसको कैसे बढ़ाएगा, और फिर वो कैसे वो वेल्थ यूज करेगा अपने सिटीजन्स को जो उस कंट्री में रहते हैं उन पे बांटने में। तो ये सारी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स की स्टडी भी कह सकते हैं। फिर कैसे आप डिसीजन लेते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। भाई आपके पास गवर्नमेंट है, बिजनेस है, इंडिविजुअल है, हमारे पास लिमिटेड पैसा है और चॉइस बहुत सारी है। मेरे पास 100 रुपए हैं पर खरीदने को बहुत सारी चीजें हैं जो मैं 100 रुपए से खरीद सकता हूँ, पर मैं क्या खरीदूं। एक गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड पैसा है जिसपे वो चीजें वो खर्च सकती है। अब वो सड़कें बनाने में खर्च सकती है, वो लोगों को फ्री सामान देने में खर्च सकती है, तो वो किस पे खर्चे वो भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो डिसीजन लिया जाए। और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं वो डिसीजन मेक करने में, आपको बताते हैं कि कौन सा डिसीजन अच्छा रहेगा। और फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, जो तीन जिसे कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स एक सोसाइटी है, वो कितना सामान बन रहा है, कैसे वो सामान बांटा जा रहा है, और कैसे उस सामान को लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे उस सामान का कंजम्पशन हो रहा है। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जिसकी स्टडी भी इकोनॉमिक्स है। तो आप समझें ये सोशल साइंस है, स्केर्सिटी से कंसर्न्ड है, रिसोर्स एलोकेशन पे फोकस करती है, वेल्थ एंड वेलफेयर पे फोकस करती है, डिसीजन मेकिंग की स्टडी है, और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अगर हम इन सब चीजों को मिला लें तो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन बन जाती है। तो डेफिनेशन क्या बनी कि इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, सोशल साइंस लोगों को समझने की साइंस, बिहेवियर को साइंस, टू दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल लोग, बिजनेसेस जो वो बिजनेसेस रन करते हैं, और गवर्नमेंट्स मेक डिसीजंस टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेस in order to produce, distribute and consume goods। अब ये देखिए सब चीजें इसमें आ गई है। एक तो सोशल साइंस है, तीनों चीजों के बारे में बात करती है कि इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेते हैं ताकि वो जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको प्रोड्यूस कर सकें, लोगों में बांट सकें, और लोग उसे कैसे कंज्यूम करें ताकि वेल्थ भी बढ़े और सोसाइटल वेल बीइंग भी बढ़े। अब देखिए जो मैंने इकोनॉमिक्स की बात करी थी सबकी डेफिनेशन इसमें आ गई और सारी चीजें इसमें कवर हो गई। तो हम ये सब इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। कौन सा डिसीजन लेने में कि स्केर्स रिसोर्सेज जो है उसको कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे लोगों में बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, और कैसे लोग उसको कंज्यूम कर पाए ताकि वेल्थ भी बढ़े और सोसाइटल वेलबीइंग भी बढ़े। अब आगे चलते हैं कि इकोनॉमिक्स की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इकोनॉमिक्स समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं या इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे पेपर की स्टडी कर रहे हैं जिसके लिए इकोनॉमिक्स बड़ी ज़रूरी है। पर हर इंडिविजुअल को सीखनी चाहिए इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप जैसे रोज़ डिसीजंस लेते हैं, रोज़ जैसे चीज़ चूज़ करते हैं, आपके पास भी लिमिटेड पैसा है, आप वो पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ें बेटर लेनी चाहिए, उसके लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो समझने की बात क्या है कि एवरीडे लाइफ
जो आप रोज लाइफ जीते हैं उसको अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपके पर्सनल फाइनेंसेस हैं, आपको कितना सेव करना चाहिए, बजट कैसे बनाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कभी कर्जा लेना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कर्जा लेना ठीक है, या फिर आप कैसे उसको कमाते हैं, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना मुझे पढ़ाई पे खर्चना चाहिए जिससे मुझे अच्छी इनकम मिले। ये सब जो चीजें हैं जो आपके पर्सनल फाइनेंसिस से रिलेट करती हैं, उसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी चॉइसेस हैं। भाई आपको मैंने बताया कि आप कभी मार्केट में निकलते हैं, आपको लिमिटेड पैसा है, आप क्या चीज़ पहले लीजिए। ठीक है, क्यों हम ऐसा करते हैं कि पहले खाने की चीज़ें ले लेते हैं, ये उसके पीछे साइंस स्टडी है। तो अगर आप चॉइसेस को समझना चाहते हैं कि कौन सी चीज आप लेते हैं, कौन सी लेनी चाहिए, होर्डिंग क्या होती है, ज्यादा लेना क्या होता है, या कम लेने से आपका काम कैसे चल सकता है, तो उसको समझना भी इकोनॉमिक्स है। तो अगर आप एवरीडे लाइफ समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आप। अब एक पर्सनल इंडिविजुअल को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाने में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, बिजनेसेस के पास भी लिमिटेड पैसा, कहाँ इन्वेस्ट करे वो अपना लिमिटेड पैसा, या फिर कैश कितना प्रोड्यूस करे सामान, या उसका प्राइस कितना रखे, उसके लिए अगर उसको इकोनॉमिक्स समझ में आती है, उसको मार्केट ट्रेंड समझ में आ रहे हैं, उसे ये समझ में आ रहा है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, हाउ कंज्यूमर बिहेव्स, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टडी समझ लें, अगर आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लें, तो आप मार्केट बिहेवियर समझ सकते हैं। तो आपको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना वो प्राइस करना है, कैसे अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो आप समझ सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया, गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी वेल्थ बढ़ाना, और जितने भी लोग उस गवर्नमेंट सोसाइटी के अंडर रहते हैं उन तक वो वेल्थ पहुंचाना, या फिर सारों का कैसे भला हो सकता है, या सारों का कैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकता है। भाई किसी जगह पॉवर्टी है, पॉवर्टी को कैसे एलिविएट करा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्चना चाहिए, ये सारी चीज़ें, टैक्स कितना लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझने के लिए अगर वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे अच्छे तरीके से स्टडी करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन बना सकते हैं पॉलिसी का। अब देखिए, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी से पब्लिक पॉलिसी को। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी एक अच्छी रखते हैं तो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको क्या फायदा हो रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है एक इकोनॉमी में। तो पॉलिसी एनालिसिस अगर आपको करना हो, उसमें अच्छे तरीके से डिसीजन मेक करने हो, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टडी। फिर आपको बेसिक एसेंशियल स्किल्स इससे आ जाते हैं। ठीक है, आपको एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है। भाई इकोनॉमिक्स है क्या, अगर आप एक फिनोमिना देखते हैं मार्केट में कि ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप वैसे ही बहुत सारा डेटा समझ रहे हैं और पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डेटा देख रहे हैं और पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है। दूसरी चीज, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। भाई क्यों कुछ लोग गरीब हैं मार्केट में, इकॉनमी में, या क्यों किसी बिजनेस का मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं चला, अगर आप ये सब चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसका सोल्यूशन भी दे सकते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ सकते हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग आप समझ सकते हैं, अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं। अब एक इकोनॉमी में आप समझ सकते हैं कि यार डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा चल रहा है, तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप एसेंशियल स्किल डेवलप कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करें। फिर आप वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप ग्लोबल इश्यूज को समझ सकते हैं। या अभी ट्रम्प टैरिफ्स क्यों लगाता है, ठीक है, या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं, या फिर इंडिया और ट्रम्प के डिफरेंट टैरिफ्स क्यों लगे हुए थे, या टैरिफ्स होते ही क्या हैं। अगर आपको ये सब समझना है, कुछ देश गरीब क्यों हैं, कुछ अमीर क्यों हैं, ये दोनों आपस में ट्रेड कैसे करते हैं, ये सब समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स समझ में आनी जरूरी है। फिर आता है सोशल इश्यूज। आप सोशल इश्यूज बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। भाई इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना क्यों जरूरी है। एक इकोनॉमी में
पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालना क्यों जरूरी है? एक तो सोसाइटल वेलबींग तो है ही, पर उससे लार्जर इफेक्ट क्या पड़ता है वो समझना कैसे जरूरी है। तो अगर ये सब समझना है तो भी इकोनॉमिक्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉजल रिलेशनशिप समझने में बहुत इंपॉर्टेंस आती है इकोनॉमिक स्टडी की। भाई अगर मैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दूं, अब 10 से उसको 20 कर दूं, तो इससे मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? या फिर अगर कोई गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे, अचानक से आपका इनकम टैक्स बढ़ जाए, आपका इनकम टैक्स या तो वो माफी कर दे, तो उससे इकोनॉमी में, बिहेवियर में क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो कॉजल रिलेशनशिप्स होते हैं कि एक चीज आपने करी और उसकी वजह से बिहेवियर में क्या चेंज आया लोगों की इकोनॉमी में, तो वो भी आपको समझ में आता है। इकोनॉमिक कॉजल रिलेशनशिप में बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है। फिर आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे कि ब्रांचेस क्या है इकोनॉमिक्स की। ब्रांचेस का मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। मतलब आप बहुत छोटी बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप नेशंस की बात कर रहे हैं, आप बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, आप हर चीज की बात कर रहे हैं जहां रिसोर्सेज इन्वॉल्व है। तो बहुत बड़ी फील्ड है। तो छोटे छोटे तरीके से इसको बांटा हुआ है ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको फुल इकोनॉमिक्स की एक पिक्चर मिल जाए। तो इसकी अगर हम ब्रांचेस देखें तो मेनली हम 4 ब्रांचेस में इकोनॉमिक्स को बांट सकते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगली है मैक्रो। अब मैं थोड़ी देर में बताता हूं कि असल में है क्या, पर आप ये नाम जरूर समझिए। माइक्रो मतलब छोटी चीजों के बारे में देखेंगे इकोनॉमिक्स में। छोटी चीजें अगर क्या है वो मैं आगे बताता हूं, उसके बारे में देखेंगे। मैक्रो है वो बड़ी व्यू लेंगे, ठीक है। छोटा तो है ही इंपॉर्टेंट, पर बड़ा व्यू लेने की कोशिश भी करेंगे। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल के इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? अगर बिहेवियर किसी ह्यूमन का कैसा है उससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है, या उसके उसके डिसीजन मेकिंग में क्या फर्क पड़ता है, उसको अगर हम स्टडी करें तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर आती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। जैसे नाम से पता लग रहा है, अगर आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें रियल वर्ल्ड में, आपने स्टडी कर ली, आपने पढ़ लिया, आपने कुछ मॉडल्स बना लिए, आपने कुछ टूल्स टेक्निक्स निकाल ली, अब आप उसको अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप अप्लाई करेंगे रियल वर्ल्ड में और फिर उससे जो स्टडी, उसके जो रिजल्ट आएंगे उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो हम करना चाहते थे हम कर पाए, या जो हम असल में चाहते थे वो इकोनॉमी में हुआ कि नहीं, उसकी स्टडी करेंगे, तो उसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में ये टूल्स मॉडल्स जो हम यूज करते हैं उससे निकलते हैं, ठीक है। तो हम आगे सोचिए, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो छोटी चीजें क्या जो हम पढ़ते हैं, भाई आप हाउस होल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, एक घर कैसे चलता है। एक घर भी एक इकोनॉमिक छोटा सा सेंटर है, वहां पे भी कुछ चीजें की जरूरत है, आपको कुछ रिसोर्सेस लेने हैं, आपके पास कहीं से कुछ पैसा आ रहा है जिसकी वजह से आप खर्च के बजट बना रहे हो, ठीक है। बजट में आप कुछ चीजें खर्च रहे हो, कुछ सेव कर रहे हो। तो ये देखिए छोटा हाउस होल्ड जैसे चल रहा है, जैसे एक घर चल रहा है, अगर आप उसको समझ लें तो भी आपको पता लगेगा कि भाई असेंशियली लोग कैसे अपने डिसीजन लेते हैं। फिर आप बिजनेसेस को देखिए, एक साइड तो है हाउस होल्ड की, एक साइड तो है कि भाई हाउस होल्ड कैसे चलता है, दूसरी साइड है बिजनेस कैसे चलता है। अब ये दोनों इकोनॉमी के हिस्से हो गए, ठीक है। अब अगर आप हाउस होल्ड का भी समझ रहे हैं तो बिजनेसेस का भी समझिए। भाई हाउस होल्ड को कोई चीज चाहिए, बिजनेसेस प्रोवाइड कर रही है, तो ये दोनों कैसे चलते हैं। फिर आप इंडिविजुअल समझिए, ठीक है। इंडिविजुअल ना कि सिर्फ आपके पर्सनल फाइनेंसेस कैसे चलते हैं, आप पर्सनल चीजें कैसे लेने जाते हैं जो आपको पर्सनली चाहिए, आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे फर्म्स उस पे केटर करती हैं। तो आप इंडिविजुअल चीज को भी समझिए। तो ये सारे एजेंट्स होते हैं, ये सारे एजेंट्स हैं। तो आप से समझ सकते हैं कि जो ये एजेंट्स हैं ये कैसे डिसीजन बनाते हैं जो ये स्केर्स रिसोर्सेज को हम एलोकेट कर पाए। तो इकोनॉमी में बहुत सारे एजेंट्स हैं, एक इंडिविजुअल एजेंट्स वर्क कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क कर रहा है, फर्म वर्क कर रही है, इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें वर्क कर रही है, पॉलिसी फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है, तो 1000 चीजें वर्क कर रही हैं। तो अगर आप ये एजेंट्स के रिलेशनशिप समझ जाए, आप ये समझ जाए कि ये कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे ये रिसोर्सेस एलोकेट हो रहे हैं,
तो आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं। तो जैसे हम इसमें सप्लाई एंड डिमांड पढ़ते हैं, जो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हम प्राइसिंग पढ़ते हैं कि कैसे बड़े बिजनेस या फिर कोई भी अपने सामान को कैसे प्राइस करता है। फिर हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं कि कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है कि यार ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ये नहीं लेता। फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है, कि भाई वो प्रोडक्ट किस शेप में आप तक पहुंच रहा है। भाई रेलवेज जैसे आपको सर्विस पहुंचा रही है और एयरलाइंस जैसे आपको सर्विस पहुंचा रही है, उसमें बहुत फर्क है। वो फर्क क्यों है वो समझना भी इसमें आप समझ सकते हैं, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स ढंग से समझ जाए। फिर आगे आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो है ये पूरी इकोनॉमी को एज अ होल समझती है। भाई इंडिविजुअल यूनिट्स को तो आपने समझ लिया, आपने समझ लिया हाउस होल्ड कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है, आपने समझ लिया एक बिजनेस कैसे चल रहा है। अब अगर आप पूरी होल बड़ी पिक्चर लेना चाहते हैं कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट चल रही है, कैसे दो नेशन आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप ये होल बड़ी पिक्चर लें तो हम उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आप जैसे नेशनल इनकम की बात करते हैं कि भाई जीडीपी की बात है, ग्रोथ रेट बढ़ानी है, आपने आपने एक देश को अमीर करना है, तो उसके आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो आप इसमें पढ़ते हो। आपको एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, या अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों, किन फैक्टर्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, या किन फैक्टर्स की वजह से आप खत्म कर सकते हो, तो वो आप इसमें समझते हो। फिर आप इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हो, भाई महंगाई हो गई, क्यों महंगाई हुई, किस वजह से महंगाई हो गई है, तो वो भी पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी में, कि आज जो चीज़ 10 रुपये में आ रही थी वो अचानक से 15 की क्यों हो गई, कुछ और फैक्टर चेंज हुए हैं क्या, या मेरी इनकम बढ़ी है क्या, या फिर वो सामान ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, या फिर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ गया है क्या, तो ये सब समझते हैं हम। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो समझते हैं कि कैसे एक देश को एक इनकम लेवल से आगे लेके जाया जाए। एक देश आपने जो फॉर्म करा है, जिसकी बाउंड्री उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इनकम बढ़े, वो जो चीजें आज ले पा रहे हैं उससे ज्यादा लें। तो आप एक होल इकोनॉमी में कैसे इंश्योर करते हैं कि वो आज जिस लेवल पे है कल उससे ज्यादा चीजें ले सकें, तो उसको भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे ये सारे वेरिएबल्स जिसके बारे में मैंने बात करी वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे उसे अफेक्ट करती है। तो अगर आप गवर्नमेंट को ढंग से उसको देखें कि वो क्या कर रही है, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी समझ सकते हैं। फिर आगे आती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। देखिए ये बड़ी नई फील्ड है। तो जो क्लासिकल फील्ड्स हैं जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सालों सालों से चली आ रही है, उसके कई जो मॉडल्स हैं उसको ये चैलेंज करती है। भाई ये बताती है कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं। तो अगर आपको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब जाऊंगा तो कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊंगा, और जब आप बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई प्रिंसिपल्स चैलेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई सही है कोई गलत है, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि एक इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है। भाई शेयर मार्केट, सोचिए एक इकोनॉमी है उस वो ढंग का नहीं कर रही, तो शेयर मार्केट क्यों फॉल हो रही है। या फिर एक इकोनॉमी में एक इलेक्शन हो गया है, ठीक है, और अचानक से एक पार्टी जीत गई है, तो शेयर मार्केट क्यों अचानक से बढ़ गई है। तो ये भी अगर समझना हो तो ये भी इकोनॉमिक स्टडी है। तो ये साइकोलॉजी की बात करती है, ये समझती है कि भाई आप कैसे परसीव करते हो उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। कभी कभार आपके जो डिसीजंस होते हैं वो रैशनल नहीं होते। रैशनल का मतलब ये है कि आप कभी कभार सोच समझ के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिसीजन नहीं लेते कि भाई मेरा आज का ये डिसीजन मुझे ये फायदा देगा, नहीं। कभी कभार जो डिसीजंस होते हैं वो किसी और वजह से होते हैं, वो कौन सी वजह है वो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप रैशनल डिसीजन नहीं लेते तो आप बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर आप फंक्शन कर रहे होते हैं। तो ये कॉग्निटिव बायसेस, इमोशंस, सोशल इन्फ्लुएंसेस कैसे आपके इकोनॉमिक बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। भाई आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने बताया कि भाई यार ये जो आपको शेयर है वो खरीद लेना चाहिए, आपने सोचा नहीं कि मेरे को कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा और आपने शेयर खरीद लिया। अचानक से आपने देखा कि सब वो शेयर खरीद रहे हैं तो आपने भी इन्वेस्ट कर दिया या और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। अब अचानक से आपको पता लगा कि वो शेयर की वैल्यू उतनी नहीं थी। तो देखिए आपने जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसके प्रिंसिपल्स को चैलेंज करा, आपने तो सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि लोग खरीद रहे थे। तो अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो इसे बिहेवियरल
इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ना इसको बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में आप लॉजिकल डिसीजंस नहीं मेक करते। तो अगर इकोनॉमिक में एक हिस्सा लॉजिकल डिसीजन मेक ही नहीं कर रहा, तब भी तो आपको फंक्शन करना है, तो आपको उसको पढ़ना भी ज़रूरी है कि यार ये वाला जो डिसीजन वो लिया जाएगा वो लॉजिकल नहीं होगा, तो पॉलिसी कैसे उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ सकती है। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की स्टडी है। फिर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब जब आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को किसी भी फोकस, किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे आप डाल देते हैं, तो हमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स मिलती है। आपने कुछ मॉडल्स बना लिए, आपने सप्लाई डिमांड का मॉडल बना लिया, प्रोडक्शन का मॉडल बना लिया, कॉस्टिंग का मॉडल बना लिया, अब आप उसको रियल वर्ल्ड में यूज भी तो करने जाओगे ना। जैसे ही आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। जब आप वो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हो और उसकी स्टडी कर देते हो, तो वो एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो जाती है। इसमें डेटा बहुत अच्छे तरीके से आप लेते हो, आप हर चीज का डेटा कंज्यूम करते हो, पैटर्न्स बनाते हो, एनालिसिस करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी को आगे लेके जाते हो। भाई अब एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना दी, ठीक है, सिर्फ पॉलिसीज तो उसने इस हिसाब से बना दी कि यार उन्होंने ना कुछ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोई टेस्ट करा था, तो उन्होंने देखा था कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब हमने टेस्ट करा, तो हम अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा देते हैं तो लोग उस चीज को लेना थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सब रैशनल डिसीजन मेक कर रहे हैं, ठीक है, बट आपने जब उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करा तो ऐसा नहीं हुआ। कभी कभार आपने प्राइस बढ़ा रहा और लोग और लेना लग गए। भाई अब क्यों लेने लग गए, वो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा कि ऐसा और कौन सा फैक्टर वर्क करा, जहां अनकंट्रोलेबल फैक्टर वर्क करा जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। तो जब आप ये इवैल्यूएशन करते हैं, तो भी हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो अगर आप सोचिए लेबर कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, कितने मार्केट में लोगों को सैलरी कैसे मिलती है, वेजेस कैसे मिलती है, इंप्लॉयमेंट क्यों होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। हेल्थ इकोनॉमिक्स, आपके हेल्थ केयर के कॉस्ट क्यों बढ़ते हैं, अगर हेल्थ केयर आपको नहीं मिलता, या मतलब जैसे आप बहुत सारी गवर्नमेंट्स फ्री हेल्थ केयर की बात करती है, या फिर आपको हेल्थ केयर पॉलिसी बनाती है, क्यों बनाती है, उससे क्या फंक्शन होता है, इकोनॉमिक्स में क्या पता लगता है, तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्यों इन्वायरमेंट को बचा के रखना चाहिए, पोल्यूशन से हमें क्या फर्क पड़ता है, रिसोर्स एलोकेशन में क्या फर्क पड़ता है, क्लाइमेट चेंज से क्या हो सकता है, तो वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आती है। फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अगर आपकी कंट्री जो है वो गरीब है, लो इनकम कंट्री है, पर कैपिटा भी बहुत कम है, जो एक पर्सन के कितना कमाता है वो भी बहुत कम है, तो आप उसको कैसे फंक्शन करें, किस हिसाब से चलें, क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है, आपको बोरो करना पड़ सकता है। अब आपने बोरो कर लिया है, कहीं से उधार ले लिया है, तो आप उसको कैसे इकोनॉमी में अप्लाई करें, जिसकी वजह से आपका कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली बेटर करना शुरू कर दे, तो वो स्टडी करना, वो भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स में है। फिर है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, आप कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स चलती हैं, कैसे एसेट प्राइसिंग करी जाती है। भाई एक शेयर मार्केट है, ठीक है, अब शेयर मार्केट में कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा शेयर कितने का होना चाहिए, कैसे डिसाइड हुआ कि भाई कौन कौन वहां पे शेयर बेच सकता है, कौन कौन खरीद सकता है, या फिर किसको हमें रोकना चाहिए या किसको हमें लाना चाहिए, या कैसे इकोनॉमी को हम मूव करें कि लोग वहां पे शेयर खरीदें। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज कैसे चलती हैं, भाई आप फर्म्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस क्यों कैसे फंक्शन करते हैं, वो भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। फिर आप स्पेंडिंग, टैक्सेशन की बात करते हैं, वो टैक्स पॉलिसी बन रही है, बजट आ रहा है, वो भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। फिर आप अर्बन रीजनल इकोनॉमिक्स, भाई एक शहर की इकोनॉमिक्स है, एक गांव की इकोनॉमिक्स है, एक शहर को गांव से जोड़ना है, गांव को बेटर करना है, तो वो भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। एग्रीकल्चर कैसे फंक्शन करेगा, कैसे किसान अपना सामान उगाते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे हमें उनको या तो एमएसपी देनी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या नहीं देना, देने से क्या नुकसान है, ना देने से क्या नुकसान है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, टैरिफ लगाने, दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, ट्रेड करेंगे तो क्या फायदा है, टैरिफ लगाएंगे तो क्या नुकसान है या कोई फायदा है। तो ये सारी चीजें अप्लाइड इकोनॉमिक्स में आती है। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आप मैक्रो पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ लिया, ये बिहेवियरल पढ़ लिया, और आपने ये सारे प्रिंसिपल्स लिए और आपने एक पॉलिसी बना के इकोनॉमिक के किसी भी सेक्टर में यूज करा और फिर उसको स्टडी करा कि हमारी इकोनॉमी कैसी चली, तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। बस इतना समझने की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें कुछ टूल्स और मॉडल्स बनाते हैं। तो हम जैसे सप्लाई डिमांड का एक मॉडल होता है,
ठीक है, वो किस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि सप्लाई डिमांड का क्या मॉडल होता है, तो वो भी हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, फिर हम इकोनॉमेट्रिक्स यूज करते हैं, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स बनाते हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स को, नंबर्स को आप यूज करते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के साथ, तो वो भी एक टूल मॉडल है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, नफा नुकसान, ये तो हम हमेशा करते हैं कि भाई अगर इसमें इतना पैसा दे दिया तो उससे हमें फायदा क्या होगा, क्या इतना पैसा लगाने की जरूरत है। अब 20 रुपए की हम कोई चीज लगा रहे हैं और हमें और लॉन्ग टर्म फायदा 40 का हो रहा है, तो क्या लगाना चाहिए, या लॉन्ग टर्म फायदा ही कम हो रहा है तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो वो है एजेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, भाई आप और कोई और डील कर रहा है, ठीक है, और पता चला और भी लोग हैं वहां पे, तो वो सारे कैसे फंक्शन करेंगे, क्या उनका वो होगा। भाई आपने एक जगह की बोली लगा दी, आपने कहा कि भाई एक सामान 10 लाख का मिल रहा है, मेरे पास 12 लाख पड़े हैं, मैं 12 लाख दे देता हूँ, तो बाकी जो वहां ऑक्शन में बैठे हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, वो 12 लाख तक जाएंगे या वो कहेंगे छोड़ो। अगर वो नहीं आते तो आपको क्या लगेगा कि यार मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा दे दिए, कोई और तो बोली लगा नहीं रहा था। ये समझना, सारा बिहेवियर समझना, गेम थ्योरी। फोरकास्टिंग, आज ये चीज हो रही है, कल भी होगी क्या नहीं, आज महंगाई इतनी हो गई है, कल नीचे आएगी, ऊपर बढ़ेगी। तो अगर आप फ्यूचर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। आप मैथ्स यूज करके ये मॉडल्स बनाते हैं, आप लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करते हैं। फिर आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो बहुत सारा डेटा आप इकोनॉमी से इकट्ठा करते हो, बहुत सारे नंबर्स लेते हो, लोगों से पूछते हो, ठीक है, और आप उससे कुछ एक पैटर्न निकाल लेते हो, और वो पैटर्न से आप डिसाइड करने की कोशिश करते हो कि यार इसमें मेरे को हम ये चीज चेंज कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हम टूल्स यूज करते हैं। और आखिरी में सर्वेस एंड क्वेश्चनियर्स, जो हम लोगों से पूछते हैं। अब लोगों से हम ये पूछते हैं कि भाई आपने ये वाला चीज क्यों करी, आपने क्यों डिसाइड करा कि आपको 20 लाख की गाड़ी चाहिए जबकि आपकी इनकम थोड़ी कम है, क्यों डिसाइड करा, ये रैशनल चीज तो आपने करी नहीं है, पर आपने क्यों करा, तो हमें जानना तो पड़ेगा ना कि क्यों करा। तो लोगों से पूछेंगे, सर्वे करेंगे, क्वेश्चनियर भरवाएंगे। तो ये सारे मॉडल्स हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में हमने डेफिनेशन समझ ली, हमने ये समझ लिया कि भाई इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमने ये समझ लिया कि कौन सी फील्ड्स को पढ़ने की जरूरत है। अब अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, एक एक फील्ड उठाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाएंगे, मैक्रो उठाएंगे, बिहेवियरल उठाएंगे, अप्लाइड उठाएंगे, और सारे प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे ताकि हमें इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैं आखिरी में एक और बात कह देना चाहता हूँ कि भाई आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स समझनी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं, आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप बस अपनी नॉलेज के लिए इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में वो हेल्प करती है, तो आपको हमेशा बेसिक्स क्लियर कर लेने चाहिए। आपको अगर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों की बातें पता हो और आप उन सब के आपके माइंड में क्लियर हो कि उनने क्या कहा है, तो आप अपनी रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं, आप अपना मॉडल बना सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं। अब अगर आप ऐसे बस वो वीडियोस पे जाएंगे और देखेंगे कि भाई जहाँ पे ये स्टडी हो रहा है कि भाई कौन सी चीज से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपका बेसिक में प्रॉब्लम होगी, तो आप हमेशा याद रखना आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में क्या कहा है। आपको पता होगा ना, कोई बताएगा कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में कहा क्या है, तो आपको कभी भी उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी कि वेल्थ ऑफ नेशंस की बात किसने कही है, आपको पता होगा एडम स्मिथ ने कही है। तो ये समझना जरूरी है कि हमें ये सब बेसिक्स क्लियर करने होने चाहिए। टाइम इसमें लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर एक बार आप टाइम दे दोगे, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद आप जो एडवांस स्टडी कर सकते हो, जो आप उसको यूज कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर सिर्फ इस चीज पे था, आगे हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे।